गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज द क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली होता क्या है? वेक्टर मतलब होता है कोई भी व्हीकल जो हेल्प करेगा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कोई भी ट्रांसफर दैट इज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जो भी डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करके ले जा सके, दैट इज नोन एज द वेक्टर, दैट इज नोन एज द व्हीकल। तो जब हम जीन क्लोनिंग कराते हैं तो जीन क्लोनिंग के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हम अपना जो भी डिजायर्ड फॉरेन डीएनए है उसको किसी वेक्टर के अंदर डालें और वो वेक्टर के अंदर ये पावर हो कि वो होस्ट में क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके और अपनी कॉपी नंबर को इंक्रीज कर सके। तो व्हाट इज वेक्टर? सो वेक्टर इज अ DNA molecule which carry foreign DNA, मतलब खुद भी क्या है, DNA मॉलिक्यूल है और वो किसको कैरी कर रहा है, फॉरेन डीएनए को, which carry foreign DNA and replicate independently। ऐसा नहीं है कि जब जीनोम रेप्लिकेट करे तभी वो रेप्लिकेट करे, ये अपने आप इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन पावर जो है इसके अंदर होनी चाहिए। इनसाइड होस्ट सेल, इसी फॉरेन जो है डीएनए कैरिंग एजेंट को आप क्या कहोगे, वेक्टर। तो वेक्टर क्या हुआ, ये सपोज करो ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर आपने ये फॉरेन डीएनए डाल दी, दिस इज व्हाट, फॉरेन डीएनए, या फिर आप इसको कह सकते हो दैट इज नोन एज विच वन, डिजायर्ड डीएनए। तो ये तो पूरा मॉलिक्यूल किसका है, डीएनए का, उसमें आपका फॉरेन डीएनए है, इसको ये लेके जा रहा है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ये रेप्लिकेट करेगा, इसकी पावर है रेप्लिकेशन की इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, ये अपने आप इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और अपनी कॉपीज बनाएगा टू इंक्रीज द कॉपी नंबर। इस वाले पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल को आप क्या कहोगे, वेक्टर। इनसाइड होस्ट सेल एंड मेक्स इट्स कॉपी नंबर। तो जितने ज्यादा कॉपीज वो बनाएगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो वेक्टर की डेफिनेशन होती है क्लियर। तो वेक्टर कुछ नहीं है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपने अपना डिजायर्ड डीएनए डाल दिया, वो जा रहा था आपका डिजायर्ड डीएनए लेके आ, लेकिन उसके अंदर पावर होनी चाहिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग की, ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग की, तब आप उसको क्या कहोगे, दैट इज नोन एज द क्लोनिंग वेक्टर्स। तो मोस्ट कॉमनली जो क्लोनिंग वेक्टर्स यूज में लिए जाते हैं वो कौन से हैं, दो कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स, कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स आर फर्स्ट प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बेसिकली क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसको बाहर निकाल लें और ये बाहर निकलने के बाद में आप इसको किसी दूसरे होस्ट में डाल दें, ये वहां पर रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, होस्ट को भी इसके ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस है। आप इसको क्या कह सकते हो, वेक्टर कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल में अपना खुद का क्रोमोसोम है, ठीक है ना, डीएनए है, और इसके साथ साथ में इसके अंदर क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, इसको अगर आप रिमूव कर देते हो यहां से, ये रिमूव करते हो,
लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन की वो बनी रहेगी उसके अंदर, वो अपनी कॉपीज बना सकता है। इस तरह के मॉलिक्यूल को आपने क्या कहा है, वेक्टर, ठीक है ना। तो प्लाज्मिड बेसिकली किस पर पाए जाते हैं, किसी भी बैक्टीरिया सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। दिस इज व्हाट, बैक्टीरियल सेल। तो प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसकी वजह से आप उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज में लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो है इसके अंदर, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल which have capacity of replicating extra chromosomal genetic material which have capacity of self replication को हम एक और नाम से बुलाते हैं, that is autonomous replication और ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। ये अपने आप इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है, उसको आप क्या कहोगे, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का एक तो कैरेक्टर ये हुआ। प्लाज्मिड के अंदर जो भी डीएनए होता है वो हमेशा डीएनए कैसा है, सर्कुलर डीएनए। इसका डीएनए कभी भी लीनियर नहीं मिलेगा, इसका डीएनए हमेशा क्या मिलेगा, सर्कुलर ही मिलेगा। हाँ जी, सर्कुलर डीएनए के साथ साथ ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है इसकी प्लाज्मिड की स्पेशली, कि प्लाज्मिड जो है ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वाइटल जीन्स, जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर क्या कहते हैं, सपोज करो उसका फीडिंग की हैबिट है, एक्सक्रीटिंग की हैबिट है, वो सारा का सारा डीएनए कंट्रोल करता है, आपको मालूम है। अब इसके अंदर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर कोई भी वाइटल जीन्स प्रेजेंट नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट या जिसकी नेसेसिटी होती है लिविंग रहने के लिए। वो कोई भी वाइटल जीन्स इसके अंदर कैरी नहीं है, ना रेस्पिरेशन की, ना एक्सक्रीशन की, ना रिप्रोडक्शन की, कोई भी जीन इसके पास में प्रेजेंट नहीं होती। नॉट कैरी एनी वाइटल जीन्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मिड। नॉट कैरी एनी वाइटल जीन। तो ये क्या है, इसी की प्रॉपर्टी है, किसकी, प्लाज्मिड की। जब वो वाइटल जीन को भी कैरी नहीं करेगा, उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसके अंदर सर्कुलर डीएनए है, वो ऑटोनॉमस क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है, उसके अंदर ये पावर है कि अपनी कॉपीज को भी वो इंक्रीज कर सकता है। हो सकता है कि ये प्लाज्मिड एक से ज्यादा हो, 4, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये क्यों ज्यादा है, बिकॉज इसका कॉपी नंबर ज्यादा है, ये सेल्फ रेप्लिकेट करके अपनी कॉपीज को बढ़ा रहा है। आप ये ना समझें कि एक बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ही प्लाज्मिड होता है, ऐसा नहीं है। दे हैव नंबर ऑफ क्लोन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट इज नोन एज द क्लोनिंग नंबर, सॉरी कॉपी नंबर। सो इट्स कॉपी नंबर is more than 1। हमेशा एक से ज्यादा ही आपको मिलेंगे, बहुत कम के अंदर जो है आपको एक ही जो है क्या मिल रहा है, प्लाज्मिड मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एक और, इसका जब आप जेनेटिक डीएनए देखते हो प्लाज्मिड का, तो इसके अंदर कभी भी हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते। ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स है तो हिस्टोन्स तो एब्सेंट ही होंगे। सो they carry only, so these are without histone प्रोटीन। जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता उसको नेकेड डीएनए भी कहा जाता है। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन और नेकेड
डीएनए। तो इसके अंदर एक तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। जब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो इसके अंदर इंट्रॉन्स जैसा सिग्नल, एक तो ये एक क्राइटेरिया होगा कि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है प्लाज्मिड का कि प्लाज्मिड में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। सो इंट्रॉन्स आर एब्सेंट in plasmid. So these are some important features, that's why plasmid is used as a cloning vehicle. तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए इसके? एक तो इसके पास में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है जो भी कैसी कैपेसिटी रखता है, ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन, नंबर 1 प्रॉपर्टी। नंबर 2 कैसा डीएनए है, सर्कुलर है। कैसा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है और इसके अंदर कोई भी वाइटल जीन्स प्रेजेंट नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन्स इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है, जिसकी वजह से इसका अपने नेकेड डीएनए का है। इसके अंदर इंट्रॉन्स जो है वो भी क्या है, एब्सेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा, एक्सॉन, यानी कि जो काम की जीन्स है वही इसके अंदर रेप्लिकेट कर रही है, दैट इज द एक्सॉन। ओके, एक और जो है कॉमनली यूज जो वेक्टर हम काम में लेते हैं, दैट वन इज द बैक्टीरियोफाज। ठीक है ना, तो सेकंड वन हम इधर लिख देते हैं, bacteriophage. Bacteriophage is a virus which infect the bacterial cell. What is this? Bacteriophage is virus which infect bacterial cell. जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करे। सबसे खास बात, ये प्लाज्मिड से भी एडवांस है। क्यों? क्योंकि इसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा है। प्लाज्मिड तो आपको कितने मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा आपको प्लाज्मिड नहीं मिलते। मोस्टली 1 और 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आप बैक्टीरियोफेज को जब आप देखते हो तो इसका कॉपी नंबर जो है वो कितना हो जाता है, 100 के लगभग। ठीक है ना, 100, 150, 200 के करीब जो है इसका क्या है, कॉपी नंबर। तो हाई कॉपी नंबर जो है इस बैक्टीरियोफाज की क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये कई बार प्लाज्मिड को भी पीछे छोड़ देता है। ठीक है ना, सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज हाई कॉपी नंबर। तो हाई कॉपी नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, बैक्टीरियोफेज की। तो ये 100 से 200 तक कॉपी नंबर में भी पहुंच सकता है, दैट इज 100 to 200। तो इतनी ज्यादा अगर कॉपी नंबर होगी तो ऑब्वियसली कॉपी नंबर मीन्स पर्टिकुलर सेल के अंदर उसका नंबर कितना है, दैट इज नोन एज द कॉपी नंबर। अगर एक बैक्टीरियोफाज है, उसने बैक्टीरिया सेल को किल कर दिया है, खा लिया है, उसके अंदर पहुंच गया है, तो ऐसे कम से कम बहुत सारी क्या हो जाएगी, अपनी सेल के अंदर क्या बना देगा, कॉपीज। तो इसका कॉपी नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा है। मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक बैक्टीरिया के अंदर मैं 100 बैक्टीरियोफेज बना पाऊं, लेकिन रियलिटी में ये इस तरह से करता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर 100 से भी ज्यादा फाज जो है, वायरस जो है, ये बना सकता है। तो हाई कॉपी नंबर इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बिहाइंड सेलेक्टिंग ऑफ क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरियोफाज। And another one is the plasmid, which is used as a cloning vector. तो क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली क्या है, जो भी फॉरेन डीएनए को कैरी करता है और जिसके पास में सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर है, उसी को आप क्या कहोगे, क्लोनिंग वेक्टर। क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्या क्या फीचर्स होने जरूरी हैं एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। सबसे पहला फीचर क्या होना चाहिए उसके अंदर, ओराई सीक्वेंस, ओरिजिन सीक्वेंस। इट इज द सीक्वेंस फ्रॉम विच replication starts. It is the sequence from which replications
स्टार्ट आप अपना कोई भी फॉरेन डीएनए लेते हैं और उसको अगर ओराई सीक्वेंस के अंदर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी क्या होगा, रेप्लिकेट होगा. फ्रॉम हियर योर फॉरेन डीएनए स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग. foreign DNA starts replicating. It is the site which increase the copy number. कितना कॉपी नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4, ये कौन डिसाइड करता है? दैट इज द ओराई सीक्वेंस, क्योंकि यहीं से क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है. तो ओराई सीक्वेंस ये भी डिसाइड करता है कि कितना कॉपी नंबर जो है उस पर्टिकुलर जो भी आपने फॉरेन डीएनए लिया है उसका बनेगा. ठीक है ना. इट डिसाइड्स कॉपी नंबर ऑफ डिजायर्ड डीएनए. कितना बनना है वो डिजायर्ड डीएनए कॉपी, कितनी बनाएगी, 2 बनाएगी, 4 बनाएगी, 5 बनाएगी, 100 बनाएगी जैसे बैक्टीरियोफाज के अंदर. तो ये कौन डिसाइड करता है? दैट इज द ओराई सीक्वेंस. तो सबसे पहला फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है तो उसी को आप क्या कहोगे, ओराई सीक्वेंस. कॉपी नंबर भी यही डिसाइड कर रहा है. इसलिए ओराई सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, क्लोनिंग वेक्टर के लिए. और अगर हम नेचर के अंदर देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रोकैरियोट्स में हमेशा सिंगल ओराई साइट ही होती है, सिंगल ओराई साइट. while in case of the eukaryotes there is multiple ori site, multiple ori site. तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर अगर आपको सिंगल ओराई साइट मिल रही है तो यूकैरियोट्स में आपको मल्टीपल ओराई साइट भी मिल सकती है. दिस इज व्हाट, ओराई सीक्वेंस, ओराई सीक्वेंस. तो यूकैरियोट्स में आपको ये कॉपी ज्यादा मिल रही है और प्रोकैरियोट्स में ये कॉपी आपको सिंगल मिलेगी. ठीक है ना. ओके, तो ओराई सीक्वेंस जब आपके वेक्टर के अंदर आ गया, ठीक है ना, ओराई सीक्वेंस जब आपके वेक्टर के अंदर आ गया, इट मींस वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है. अब हम देखेंगे अपना सेकंड फीचर, उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स. द सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर इज क्लोनिंग साइट. क्लोनिंग साइट यानी कि रिकॉग्निशन साइट, जहां से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन या जहां से आप अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट करोगे, उस साइट को आप क्या कहोगे, क्लोनिंग साइट. ओके, या फिर हम कह सकते हो रिकॉग्निशन साइट, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, क्योंकि एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वहीं से तो क्या करेगा, अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा. दैट इज नोन एज द रेस्ट्रिक्शन साइट. तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होना जरूरी है किसी भी वेक्टर के अंदर, वो क्या है, क्लोनिंग साइट, रिकॉग्निशन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट. तीनों एक ही चीज है. ठीक है ना. तीनों का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट जो है, आपने डीएनए जो भी आप सपोज करो दिस वन इज योर डिजायर्ड डीएनए. ठीक है, ये क्या है, एक डिजायर्ड डीएनए है. इस डिजायर्ड डीएनए को मुझे किसमें डालना है, इस प्लाज्मिड के अंदर डालना है. अगर इस प्लाज्मिड के अंदर वो रिकॉग्निशन साइट है जहां पर ये एंटर करेगा, ठीक है ना, यानी कि पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर होते हैं. ठीक है, तो अगर वो साइट है तभी तो इसका रेप्लिकेशन होगा, अदरवाइज इसका रेप्लिकेशन कैसे होगा. तो हमें ये इसको क्या करना है, रेप्लिकेट कराना है इसके अंदर. तो हमें इसकी क्या देखनी पड़ेगी, रिकॉग्निशन साइट देखनी पड़ेगी. रिकॉग्निशन साइट अगर ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर ये वाली साइट जो है, ये और इसकी क्या हो रही है, मैचिंग. दिस इज व्हाट, क्लोनिंग साइट कह दो आप, रिकॉग्निशन साइट. आपने इसको क्या करा, ब्रेक करा, और ब्रेक करने के बाद में इसके अंदर अपना फॉरेन डीएनए जो भी था वो आपने इसके अंदर क्या कर दिया,
इंसर्ट कर दिया। अगर यही साइट एक से ज्यादा हो जाती तो क्या हो सकता था, आपका वेक्टर जो है मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बना करके क्या कर सकता है, पर्टिकुलर आगे जाके कोई रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि मल्टीपल फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ में अलग तरह से अटैच हो जाएंगे कि जो आपको डिजायर्ड सीक्वेंस चाहिए था उसका वो आपको नहीं मिलेगा। तो क्लोनिंग साइट्स एक अच्छे वेक्टर के अंदर, आइडियल वेक्टर के अंदर कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक है ना। सो क्लोनिंग साइट्स, these are the restriction site from which foreign DNA insert in vector that may be few or 1, ठीक है। मल्टीपल साइट्स, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन और रिकॉग्निशन साइट, मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट produce many fragments, many fragments that will hang the gene cloning process, that will hang gene क्लोनिंग प्रोसेस। तो हमें ये ध्यान रखना है, सपोज करो ये एक ही साइट थी, ये सक्सेसफुल क्या हो गया, सक्सेसफुल इसके अंदर क्या हो गया, ट्रांसप्लांटेशन हो गया, किसका, फॉरेन डीएनए का। लेकिन अगर इसी प्लाज्मिड के अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो, ये भी साइट है, ये भी साइट है, ये भी साइट है, ये भी साइट है, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोनिंग साइट। अगर इतनी ज्यादा क्लोनिंग साइट है तो क्या होगा, अब क्या होगा, आपका तो फॉरेन डीएनए ये रहा, इस फॉरेन डीएनए को जब आप इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सबसे पहला फंक्शन क्या है, वो पूरा का पूरा इंस्पेक्शन करता है, किसका, पूरे डीएनए का। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूरे डीएनए का इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स होगी उन सबको कट करेगा। कट करते ही आपको डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स इस तरह से मिल जाएंगे। अब ये फ्रेगमेंट्स जब असेंबल होंगे और एक पूरा प्लाज्मिड बनाए इस तरह से, और उसके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो, ऐसी पॉसिबिलिटी क्या है, कम ही होती है। क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्यों, क्योंकि वही अरेंजमेंट के साथ में उनका लाइगेशन होना बहुत जरूरी है। जब ये लाइगेट होंगे तो हो सकता है कि उल्टी साइड में फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाए, अटैच हो जाए, और वहां पर क्या हो जाएगा, जो है आपका फॉरेन डीएनए अगर इंसर्ट होता है तो रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपका प्रोसेस ही क्या हो जाएगा, हैंग। अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट होगी और वो दोनों ही पहचान में ले रहे हैं, आपका जो डिजायर्ड डीएनए है उसके अंदर भी वही साइट है और इसके अंदर भी वही साइट है, तो आसानी रहती है किसमें, आपको पर्टिकुलर क्लोनिंग साइट को असाइन करने में, और असाइन करके हम उसके अंदर क्या डाल सकते हैं, अपना डिजायर्ड डीएनए। सो cloning site must be one is helpful for the gene cloning which is recognized by few important restriction endonuclease enzyme। आपने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिया है वो उसको पहचान सके, ऐसी साइट ना हो कि आपके रेस्ट्रिक्शन, जो आपका डिजायर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो उसको पहचान ही ना पाए, तो वो क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पहली दो नेसेसिटी होती है कंप्लीट किसकी, अपने क्लोनिंग वेक्टर की। पहला उसके अंदर ओराई सीक्वेंस होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, और अब थर्ड इसके अंदर जो होगा वो हम लेंगे third is selectable marker site
This selectable marker site is antibiotic resistance gene, okay, which is used as a selectable marker. तो antibiotic resistance gene like tetracycline, ampicillin, kanamycin, chloramphenicol, what are they? They are antibiotic, okay. If you insert a antibiotic resistance gene inside a vector which is act as a selectable marker site, तो selectable marker site which help in selecting recombinant and non-recombinant. स्पेशली इसका फंक्शन क्या है? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानना, उसको अलग करना, रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करना और नॉन रिकॉम्बिनेंट को एलिमिनेट करना. सो द बेसिक फीचर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर साइट विच हेल्प इन सेलेक्टिंग किसका? रिकॉम्बिनेंट साइट, सेलेक्टिंग रिकॉम्बिनेंट्स और आप इसको कह सकते हो जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि फॉरेन डीएनए जिसके अंदर आ गया है, रिकॉम्बिनेंट्स और ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट from non-recombinant or non-transformed or non-transformed cell. तो बेसिकली सेलेक्टेबल मार्कर ने क्या करा है? काम करा है किसका? सिलेक्शन का. तो सिलेक्शन सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? इन मार्कर्स का. तो सिलेक्टेबल मार्कर वाली जो साइट है बेसिकली क्या होती है? एंटीबायोटिक रिकॉग्निशन साइट. जो भी सिलेक्टेबल मार्कर साइट है, सेलेक्टेबल मार्कर साइट आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट, आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो किसका काम कर रही हैं? इस रेजिस्टेंस सेलेक्टेबल मार्कर का काम कर रही हैं, जैसे कि एम्फिसिलिन, और क्लोराम्फेनिकॉल, और हम ले लेंगे टेट्रासाइक्लिन, और कैनामाइसिन, एक्सेट्रा. ये सब किसका काम कर रही है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लाज्मिड. अगर इनके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज फॉर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, तो ये हेल्प करेगी किसकी तरह? मार्कर की तरह. तो कोई भी फॉरेन डीएनए जो आपने लिया है, अगर उस फॉरेन डीएनए को आप इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ये आपने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, तो ऑब्वियसली ये इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? खत्म. इसको हम लेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के अंदर. तो आपने फॉरेन डीएनए को आपने कौन सी जगह डाला? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट के अंदर, ताकि उसकी एक्टिविटी क्या हो जाए? वो प्रॉपर्टी जो क्या हो जाए? फिनिश हो जाए. तो आप जब किसी फॉरेन डीएनए को इस ऐसी जगह पर डालते हो जो कि क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जो एक्ट कर रही है किसकी जैसे? सेलेक्टेबल मार्कर. तो आपको पता लग सकता है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो. अगर आप उसको वापस किसी एंटीबायोटिक के अंदर, सेम अगर मैं इसको वापस टेट्रासाइक्लिन के अंदर करूंगी, तो अब ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा, अब ये रेजिस्टेंट नहीं रहेगा. तो मैंने इसका सिलेक्शन करा, तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हुआ? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी. तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर. अब ये कैसा हो गया है? दिस वन इज नाउ टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव. तो ये क्या हो गया है? टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया है. अब मैं इसको कल्चर करूंगी जब किसके अंदर? टेट्रासाइक्लिन के अंदर. तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा?
खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो गया है, सेंसिटिव, तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जब ये डेथ हो रही है तो इट मींस ये क्या था, दैट इज द आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए था जो प्लाज्मिड के अंदर एंटर हो चुका है। तो मैंने ये जो सिलेक्शन करा है इसको ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही करा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जीन lac Z for beta galactosidase is also used as a marker site, also used as selectable marker site. तो आप ये ना समझें कि सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है तभी आप उसको मार्कर की तरह लोगे। अगर उसके अंदर किसी इस तरह की जीन है लैक-जेड जो किसी पर्टिकुलर एंजाइम का सिंथेसिस कर रही है, उसको भी आप एक मार्कर की तरह क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया है तो नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया इस तरह से किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट नहीं होता। अगर वो नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया नहीं है तब आप उसको कह सकते हो कि यस दिस वन इज हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो आप उसको नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं कहेंगे, वो आपने खुद में जो है बनाया है आर्टिफिशियली उसको इस तरह से, तो आप उसको कहेंगे। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखें इसके अंदर, नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया, नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया doesn't have any antibiotic resistance gene, doesn't have any antibiotic resistant gene। जो अब जो बैक्टीरिया आ रहे हैं नेचुरली, ठीक है ना, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, सिलेक्शन इवोल्यूशन की वजह से आ रहे हैं कि उनके अंदर अब रेजिस्टेंस जीन आ गई है। लेकिन नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं पाई जाती। एंड द सेकंड एंड द लास्ट क्राइटेरिया फॉर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर इज साइज। साइज बहुत बड़ा मैटर करती है कि साइज कितनी है। अगर साइज ऑफ वेक्टर क्या है, स्मॉल, जितनी छोटी साइज होगी उतना ही आसान रहेगा किसके लिए, जीन क्लोनिंग के लिए। अगर स्मॉल साइज नहीं है, सपोज करो लार्ज साइज है, अगर लार्ज साइज का आपने लिया है कोई भी दूसरा क्या कहते हैं वेक्टर, तो लार्ज साइज का वेक्टर जब हम इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना, लास्ट में प्यूरिफिकेशन के अंदर हो सकता है ये डैमेज हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। लार्ज साइज के जो है वेक्टर्स जो है वो इतना ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर आगे जैसे से आप इसके स्टेप्स चलाओगे, रन करोगे, तो उनके ब्रेकेज के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। इसलिए हम सेलेक्ट करते हैं किसको, जिसकी साइज क्या हो, स्मॉल हो। तो स्मॉल जितना अच्छा होगा वेक्टर होगा, वो स्मॉल वेक्टर जितना स्मॉल होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा किसके लिए, जीन क्लोनिंग के लिए। सो साइज ऑफ द वेक्टर शुड बी स्मॉल, otherwise there is chances of breakdown, there is chances of breakdown of vector during purification। जब आप उसको यूज में लोगे और बार बार अपने डिफरेंट जो है स्टेप्स उसके अंदर करोगे इन्वॉल्व, तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके वेक्टर के, ओराई साइट होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर साइट होनी चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल इन साइज। तो साइज ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेबल मार्कर साइट कोई भी हो सकती है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो या फिर बीटा गैलेक्टोसाइडिस वाली।
ठीक है, तो आपका फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर होता है फिनिश। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स, पहला वेक्टर है अपना PBR322। P stands for plasmid, B stands for Bolivar, बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवर, एंड R रॉड्रिगेज। ये साइंटिस्ट हैं बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज, जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर करा था। एंड नंबर ऑफ प्लाज्मिड टू डिस्टिंग्विश it from produced in same lab। एक ही लैब से बहुत सारे प्लाज्मिड जो है डिस्कवर होते हैं, तो हम उस प्लाज्मिड को एक नंबर दे देते हैं जो ये शो करता है कि इसकी डिस्कवरी कौन से नंबर पर हुई। ठीक है, एक ही लैब का प्रोडक्ट है, वो अपने लैब जो है अपने अकॉर्डिंग जो है क्या कर रही है, नेम दे रही है। तो PBR322 क्या है, एक मैन मेड वो वेक्टर है जो हेल्प करता है जीन क्लोनिंग के अंदर। बेसिकली इस वेक्टर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इसकी साइज की जब हम बात करते हैं, साइज जो है इसका 4 इसको यहां पर बना लेंगे, साइज 4.3 किलो बेस पेयर। तो 4.3 किलो बेस पेयर जो है इसकी क्या है, साइज है। तो थोड़ा सा पहले हम यहां पर क्या कर लेते हैं, अपने प्लाज्मिड को बना लेते हैं। तो प्लाज्मिड के अंदर सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, दैट इज द ओराई सीक्वेंस। क्या है ये, ओराई सीक्वेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अनदर वन इज द replication of plasmid site, replication of plasmid. Next important thing is the two selectable marker site, one for antibiotic resistance, ampicillin resistance, and another site which is a selectable marker site is for tetracycline resistance, in between these two selectable marker sites there is a presence of cloning sites or restriction sites। इन्हीं के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती है। इस वाले सेगमेंट के अंदर एम्फिसिलिन के अंदर भी आपको कितनी मिल रही है, क्लोनिंग साइट्स जो है 2। इसके अंदर आपको, अच्छा इसको भी याद करने की एक ट्रिक है, ठीक है ना। इसकी ट्रिक क्या है, फर्स्ट पेपर क्या लिखेंगे हम इसको, फर्स्ट पेपर इकोलॉजी का है बहुत सॉलिड, बहुत सॉलिड। ये छोटी सी ट्रिक बनाई अपन ने। फर्स्ट पेपर इकोलॉजी का है बहुत सॉलिड, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, फर्स्ट का ST ले लो भाई, यहां पर PST, फर्स्ट ही लगाएंगे। पेपर का ले लो PVU, फर्स्ट। यहां पर इको R1, कॉल फर्स्ट, हाइंड थर्ड,
BAM high, and this one is the SAL1, एंड सबसे लास्ट में फर्स्ट खत्म हो गया है। अब क्या आ जाएगा, पेपर आ जाएगा PVU सेकेंड। तो ये ट्रिक है, इससे आपको 8 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट एक ही बारी में याद हो जाएगी। फर्स्ट पेपर इकोलॉजी का है बहुत सॉलिड, लास्ट में आ जाएगा आपका सेकेंड। तो आपके पास में 2 सेलेक्टेबल मार्कर साइट है। तो इसका एक और इंपॉर्टेंट फीचर, 2 सेलेक्टेबल मार्कर साइट। इट मीन्स सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, 2 स्टेप में, शोज 2 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है ना। अब एम्फिसिलिन के अंदर, टेट्रासाइक्लिन के अंदर, जिसके अंदर भी हमें अपना डिजायर्ड डीएनए लेना है, उसकी रेजिस्टेंस पावर क्या हो जाएगी, खत्म। जिसके अंदर भी हम पर्टिकुलर अपना डिजायर्ड सेगमेंट डालेंगे, चाहे वो पीवीयू फर्स्ट के अंदर डालें, तो उसकी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस पावर क्या हो जाएगी, लॉस्ट। अगर हम उसको बैम हाई के अंदर डालते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस पावर क्या हो जाएगी, लॉस्ट। इस तरह का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी लॉस्ट हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो देयर इज वन अनदर टर्म विच इज नोन एज insertional inactivation. It means the property of particular antibiotic resistance is lost when we clone or insert our foreign DNA in one of the recognition site which is present in the marker region. ठीक है, तो मार्कर रीजन के अंदर जब भी आप कोई दूसरी साइट अपना फॉरेन डीएनए डालोगे तो वो साइट क्या हो जाएगी, इनएक्टिव। इट मीन्स व्हेन फॉरेन डीएनए इज इंसर्ट इन रिकॉग्निशन साइट present in antibiotic resistant marker gene ultimately lost its antibiotic property. Ultimately lost its antibiotic resistant property called insertional inactivation. इसी को insertional inactivation कहते हैं। सपोज करो ये मेरा डिजायर्ड डीएनए है या फॉरेन डीएनए, दिस वन इज द फॉरेन डीएनए। अगर मैं इस फॉरेन डीएनए को इस PBR322 के अंदर क्या करती हूं, इंट्रोड्यूस करती हूं बैम हाई रीजन में। किसके अंदर, बैम हाई। मैं इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैम हाई से ट्रीट करूंगी, इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैम हाई से ट्रीट करा है मैंने। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिया है, कौन सा वाला, दैट वन इज द बैम हाई। तो जब मैं इसको बैम हाई से ट्रीट करूंगी तो अल्टीमेटली ये जो है फॉरेन डीएनए कहां आ जाएगा, इसके अंदर। अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ना रहकर ये क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। नाउ इट इज टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। और अगर मैं इसका कल्चर कराती हूं टेट्रासाइक्लिन के अंदर तो इसकी ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये किस तरह से सिलेक्शन के अंदर काम में लेगा, हम इसको कैसे सिलेक्शन के बेसिस पे काम में ले सकते हैं, वो अपन करते हैं। यस, अब हम ले रहे हैं अपना डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए प्लस
उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसके अंदर, PBr322 में। तो जब आप अपना डिजायर्ड डीएनए PBr322 में क्या कराओगे, इंट्रोड्यूस कराओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ में ट्रीट करना पड़ेगा। फर्स्ट जॉब इज टू treat both foreign DNA as well as PBr322 with BAM-H1, BAM हाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हम इन दोनों के लिए क्या करेंगे, यूज में लेंगे। जब हम इसको यूज में लेंगे, ठीक है, तो आपको ये डिजायर्ड जो है प्लाज्मिड आपको मिलता है। ये हो गया हमारा डिजायर्ड प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को आप क्या कहोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेसिकली ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको 100% इसकी एफिशिएंसी ऐसी हो कि ये इसके अंदर क्या हो जाए, जॉइन। इस तरह की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। ऐसे बहुत कम चांस होते हैं कि आपको 100% पॉसिबिलिटी मिले, क्योंकि इसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हो, लाइगेज एंजाइम यूज कर रहे हो। आप इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, दूसरा वाला अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज करेंगे। आप इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हो। तो चांसेस ये रहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि आपका जो प्लाज्मिड है उसके अंदर फॉरेन डीएनए गया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब हमें क्या करना है, अपने सिलेक्टेबल मार्कर के बेसिस पर इन दोनों का सिलेक्शन करना है कि इसमें से कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हो सकता है कि किसी के अंदर तो ये प्लाज्मिड ट्रांसफर ही ना हुआ हो, इस तरह का केस भी हो सकता है। सपोज करो दिस वन इज ई कोलाई, ये भी क्या है, ई कोलाई। इस तरह से भी हो सकता है कि किसी ई कोलाई के अंदर ये प्लाज्मिड आया ही ना हो, उसकी एंट्री ही ना हो। तो आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर जहां पर इसके साथ में क्या है, इसके साथ में और आपको क्या मिलेगा, इसका खुद का डीएनए। ये क्या है, इसका खुद का डीएनए। तो इस तरह की जब पॉसिबिलिटीज मिलती है जिसमें आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है, हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। तो सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, तो सिलेक्शन का फर्स्ट बेस हम क्या लेंगे, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट। फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट से पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल गया कि नहीं गया। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। अब इसमें देखिए आप जा रहा है, आपका प्लाज्मिड इसके अंदर एंटर हुआ है, तो आप उसको क्या कहोगे, यस दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म बिकॉज जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर इनसाइड द होस्ट सेल। इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल गया है, ठीक है, आपका डिजायर्ड डीएनए नहीं गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट प्लाज्मिड की तो एंट्री हुई है, आप इसको भी क्या कहोगे, ट्रांसफॉर्म्ड। लेकिन जिसके अंदर एंट्री ही नहीं हुई उसको आप क्या कहोगे, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि विच वन इज द ट्रांसफॉर्म्ड एंड विच वन इज द नॉट ट्रांसफॉर्म्ड। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं किसका, ट्रांसफॉर्मेंट का। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मास्टर प्लेट में से आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आप इन सबकी क्या बनाओगे, रेप्लिका प्लेट। तो सिलेक्शन के लिए हम क्या ले रहे हैं, रेप्लिका प्लेट। रेप्लिका प्लेट सिंपल सा है, आप एक कोई भी नीडल लाइक स्ट्रक्चर लोगे, इस पर्टिकुलर अगार प्लेट के अंदर आप डिप करते हो और डिप करने के बाद किसी दूसरी अगार प्लेट में पेट्री डिश में इस तरह से आप जो है इसके एक रेप्लिका बनाओगे। तो रेप्लिका प्लेट से आपने क्या करा है, सिलेक्शन कराया है, ठीक है ना। तो आपने रेप्लिका प्लेट बनाई, उस रेप्लिका प्लेट में से आप सिलेक्शन कराओगे। तो सबसे पहले सपोज करो दिस वन इज द रेप्लिका प्लेट, इसके अंदर ये तीनों ही क्या है, इक्वल है।
सबके अंदर इनका अपना जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, ठीक है ना, ये सबके अंदर प्रेजेंट है डीएनए। एक के अंदर प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं हुआ है, दूसरे के अंदर प्लाज्मिड गया है बट आपका डिजायर्ड डीएनए नहीं गया, तीसरे के अंदर प्लाज्मिड भी गया है और आपका डिजायर्ड डीएनए भी गया है। इस प्लेट को हम सबसे पहले किससे ट्रीट कराएंगे, दैट इज एम्फिसिलिन। जब हम इसको एम्फिसिलिन से ट्रीट कराएंगे, अब हमने इसको एम्फिसिलिन से क्यों ट्रीट कराया, हमने टेट्रासाइक्लिन के साथ में इसको क्यों ट्रीट नहीं कराया, क्योंकि हमें मालूम है कि PBR322 के अंदर कौन सी जीन है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, इसके अंदर भी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो आपको बेसिकली किसका करना है सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेंट का करना है, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जेनेटिक मटेरियल ने एंट्री मारी है, उसका आपको क्या करना है सिलेक्शन। तो आप डिस्कार्ड करोगे किसको, जिसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर हम इसको एम्फिसिलिन मीडियम के अंदर ग्रो कराते हैं तो इसकी तो क्या हो जाएगी, डेथ, क्योंकि इसके पास तो वो रेजिस्टेंट वाली जीन है ही नहीं। लेकिन ये क्या करेगा, सरवाइव करेगा, और ये भी क्या करेगा, सरवाइव करेगा, बिकॉज इन दोनों के अंदर क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो आपने पहले सेलेक्ट करा किसका, ट्रांसफॉर्मेशन वाले बैक्टीरिया का। अब आपका डिजायर्ड डीएनए उसके अंदर आया है या नहीं, उसके लिए आप सेकंड स्टेप एक और करोगे, जिसमें आप टेट्रासाइक्लिन लोगे एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ओके, तो सेकंड हम जो है वापस क्या करते हैं, एक अगार प्लेट लेंगे और इस अगार प्लेट के अंदर, ये तो हो गया रिजेक्ट, ये तो हम ग्रो नहीं कराएंगे। अब आपके पास में सिर्फ कितने बचे हैं, दो के अंदर कौन सा वाला रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा वाला जो है रिकॉम्बिनेंट नहीं, ठीक है ना। इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे जब हम इसको ट्रीटमेंट देंगे किसका, टेट्रासाइक्लिन का। तो आप सेकंड जो स्टेप है टेट्रासाइक्लिन, इसको आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस कराओगे किसके अंदर, अपना ये जो अगार की जो प्लेट है, इस प्लेट के अंदर आपने इसको क्या कराया, इंट्रोड्यूस। ये मीडिया है, इस मीडिया के अंदर क्या कर रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और आप क्या ले रहे हो, रेप्लिका प्लेट। जब हम इसको ग्रो कराएंगे तो इसके अंदर तो क्या है, इसके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस भी है और इसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। लेकिन इसकी टेट्रासाइक्लिन जीन जो है वो क्या हो गई है, इनएक्टिवेट हो गई है ड्यू टू द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इसके पास में क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस। अब ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है, तो जब आपने इसको टेट्रासाइक्लिन डाली तो इसकी तो क्या हो गई, डेथ। और ये क्या कर रहा है, सर्वाइव, बिकॉज ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है। ये शो करता है कि इसी के अंदर क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेंट। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एग्जाम्पल है। कौन सा वाला, द थर्ड वन, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आपने सिलेक्शन कैसे करा है, टू स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप आपने एम्फिसिलिन दिया, सेकंड स्टेप आपने टेट्रासाइक्लिन दिया। एम्फिसिलिन आपने दिया जस्ट बिकॉज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसफॉर्म एंड द नॉन ट्रांसफॉर्म। सेकंड स्टेप आपने दिया है टेट्रासाइक्लिन, सो यू हैव टू नो कि विच वन हैव एन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एंड विच हैव नो डिजायर्ड डीएनए। तो उसके सेपरेशन के लिए आपने क्या दिया, टेट्रासाइक्लिन का ट्रीटमेंट। अब जब आप इसको दो प्रोसेस के अंदर ट्रीट करते हो तो ऑब्वियसली ये जो PBR322 है, इसका जो प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा सा टायरिंग हो जाएगा, टीडियस हो जाएगा, कम्बरसम हो जाएगा, मिक्सचर हो रहा है बहुत सारी चीजों का। तो हम इसको अवॉइड करके कोई ना ऐसा सिलेक्शन मीडियम लें जिसके अंदर हम सिलेक्शन एक ही स्टेप में कर लें। तो अब नेक्स्ट के अंदर इससे भी एडवांस, PBR322 से भी एडवांस एक और प्लाज्मिड है, दैट इज द PUC8। तो PUC8 में कैसे सिलेक्शन होता है उसको हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ टू ओवरकम द disadvantageous feature of PBR322, disadvantageous feature of
PBr322, we use another vector that is PUC8. अब ये जो PUC8 है, इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो हम इसको ज्यादा प्रिफर करते हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज स्मॉल साइज। इसकी साइज जो है वो बहुत स्मॉल है। वो 4.3 किलो बेस का था, ये 2.75 किलो बेस का। तो जितना छोटा वेक्टर होगा उतनी ज्यादा इजीली क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। सेकेंड, इसका कॉपी नंबर जो है वो बहुत हाई है। इतना ज्यादा हाई है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 200 to 700 तक कॉपी नंबर पहुंच जाता है इसका। सो कॉपी नंबर इज हाई। कॉपी नंबर इज हाई, दैट इज 200 to 700. And another very important feature of PUC8 is that is use only one selection site for the selection of the recombinant DNA. Use only one selection method to select recombinant DNA. एक ही मेथड से, सिंगल स्टेप प्रोसेस कहोगे आप इसको। UC is nothing but the University of California. University of California. तो और इसका नंबर क्या है? That is the experimental discovery of प्लाज्मिड। एक ही लैब से कौन से नंबर पे रिलीज हुआ है? 8th नंबर पे ये रिलीज हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए ये जो PUC8 है, इसके फीचर्स आपको पता चल गए। स्मॉल साइज, ज्यादा कॉपी नंबर और वन सिलेक्शन जो है, स्टेप प्रोसेस जो है किसके अंदर पाया जाता है? आपका क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। और वो जो वन सिंगल स्टेप जो इसके अंदर है वो इतना हेल्पफुल स्टेप है कि आप दूर से ही कॉलोनी को देखकर पहचान सकते हो कि दिस वन इज द रिकॉम्बिनेंट एंड दिस वन इज द नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो आपका वन स्टेप प्रोसेस फ्रूटफुल प्रोसेस हो जाएगा। आपका जीन क्लोनिंग वाला मेथड जो है वो इजी हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं PUC8 को। ये देखिए इसके अंदर एक कौन सी जीन है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। दिस वन इज ampicillin resistance gene. Here ori is present, here replication of plasmid is present, and another important selectable marker here is X, that is known as the gene this one is the gene Z with synthesis enzyme beta galactosidase, which break lactose in glucose plus galactose sugar। और यही अगर हम सबस्ट्रेट की तरह यूज में लेंगे उससे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बनेगा और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से कलर इंड्यूस्ड होगा और उस कलर इंडक्शन से आप कॉलोनी को क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो विच वन इज द रिकॉम्बिनेंट एंड विच वन इज द सिंपल वन नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इसके अंदर इस तरह से कम 6 रिकॉग्निशन साइट्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगी। 1 2 3 4 5 6। उसमें कितनी थी? 8। इसमें कितनी रिकॉग्निशन साइट है? 6। तो ये एक अच्छा फीचर है कि जितनी कम रिकॉग्निशन साइट होगी इसके फ्रेगमेंटेशन के चांसेस भी क्या होंगे? कम।
अब यहाँ पर आपने लिया है अपना फॉरेन डीएनए या फिर डिजायर्ड डीएनए. दिस वन इज व्हाट? डिजायर्ड डीएनए. इन दोनों को आपने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया. और मिक्स करने पर आपने उससे पहले एक एंजाइम से इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करा है. और वो जो ट्रीट करा है आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो यहाँ पर लिया है आपने, वो आप क्या कर सकते हो? कोई भी यूज कर सकते हो. हाइंड थर्ड भी यूज कर सकते हो, इको R1 भी यूज कर सकते हो. तो सपोज करो हमने यूज करा है हाइंड 3. ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पर कितनी साइड्स है? इको R1 and the last one is the hind third. सेकेंड वाला पहली बार डिस्कवर हुआ था. फर्स्ट डिस्कवर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज हाइंड थर्ड. सेकेंड सॉरी. हाँ जी. अब यहाँ पर ये जो है 4, इसके लिए क्या है? S B S P. ओके. तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आप लिख रहे हो सैम, BMA, साल और PST सारे 1 हैं. ठीक है ना. SB SP करके आप याद रखेंगे तो आपको ये सारे 6 की 6 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट जो है इजीली क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी. अब जब आपने इसके अंदर ट्रांसफर कर लिया, ट्रांसफर करने के बाद में आपने इसको क्या करा है? कल्चर कराया है. किसका कल्चर कराएंगे? रेप्लिका प्लेट का. मास्टर प्लेट नहीं लेंगे. आपने इसकी क्या बनाई? एक रेप्लिका प्लेट बनाई. ठीक है. रेप्लिका प्लेट आपने अगार लिया और उस अगार के अंदर डिप करा आपकी नीडल और इसको इस तरह से स्प्रेड कर दिया. ये रेप्लिका प्लेट होगी. इस रेप्लिका प्लेट में से आप क्या करा रहे हो? कल्चर करा रहे हो. तो उसके अंदर आपने क्या लिया है? अगार प्लस साथ में हम सबस्ट्रेट के लिए क्या लेंगे? एक्सगाल. एक्सगाल क्या है? एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस. क्रोमोजेनिक सब्सटेंस which give color with beta galactosidase. बीटा गैलेक्टोसाइडेज. अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है तो कलर आएगा. अगर ये जीन नहीं है तो कलर नहीं आएगा. अब हमने अपना फॉरेन डीएनए हाइंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन साइट से लिया है और उसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया. ठीक है ना. तो ऑब्वियसली जहां पर हमने इंसर्शन करा है उसका क्या हो गया है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. यानी कि अब जिसके अंदर भी ये चेंज आएगा उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी लैक जेड से. ठीक है ना. जीन जेड से ये प्रोडक्शन नहीं होगा. किसका? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का. अगर क्या बनता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म होता है. आरडीएनए बनेगा तब ये वाला कलर जो है नहीं आना चाहिए. अब आपने इसको सिंगल स्टेप में करा है. आपने अगार ले लिया और सबस्ट्रेट के साथ में क्या ले लिया है आपने? एक्सगाल. एक्सगाल आपको एज ए सबस्ट्रेट भी यूज कर सकते हो. इसी को आप सबस्ट्रेट के फॉर्म में भी काम में ले सकते हैं. अब आपने क्या करा? यहाँ पर आपने ई कोलाई के जो बैक्टीरिया जो आपने लिए थे उनको आपने यहाँ पर क्या कराया? कल्चर कराया. तो जिसके अंदर आपने कल्चर कराया, जिस प्लाज्मिड के अंदर कोई एंट्री नहीं हुई थी वो प्लाज्मिड क्या है? सिंपल प्लाज्मिड है और उसका ये डीएनए. ठीक है ना. ये सिंपल प्लाज्मिड और डीएनए. और जिसके अंदर एंट्री हुई, जिसके अंदर डिजायर्ड डीएनए गया, सपोज करो इसके अंदर गया और इसके अंदर भी चले गया. ठीक है ना. और हम एक और ले लेते हैं, इसके अंदर भी चले गया. तो जिसके अंदर डिजायर्ड डीएनए गया उसकी कॉलोनी का कलर क्या हो गया? उसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर गैलेक्टोसाइडेज जीन तो है ही नहीं. तो ये क्या रहेगा? रिमेन व्हाइट या फिर आप कह सकते हो कलरलेस. व्हाइट भी हटा दो बेटा, व्हाइट भी नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे कलरलेस ही.
कलरलेस कॉलोनी, और जिसके अंदर हुआ है कोई चेंज नहीं आया है, इट मीन्स ये क्या दे रही है, ब्लू कॉलोनी। तो सिंगल स्टेप में आपको पता चल गया कि ये वाली जो कलरलेस है ये सारी की सारी कौन सी है, जिनके अंदर क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है। तो आप सिर्फ ऊपर से सुपरफिशियली देखने से ही पता चल जाएगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली कॉलोनी है, और ये क्या है, सिंपल, जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, एज सच प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो आपने वन स्टेप एक्स गाल को एज ए सबस्ट्रेट के फॉर्म में लिया है, जो कि एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, कलर प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के साथ में ब्लू कलर। तो आप दूर से ही एक सिंगल स्टेप के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि which one is recombinant DNA and which one in which there is a no recombination or a no transformant, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक सिंगल स्टेप के अंदर आप क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली क्या कर रहे हो, आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा है। तो ये थोड़ा सा कम टाइमिंग कंज्यूम करता है, इजीली आपको अच्छे रिजल्ट देता है एज कंपेयर टू द PBR322। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस फीचर्स को, PBR322 के डिसएडवांटेजेस फीचर्स ओवरकम करने के लिए हमने PUC एज ए वेक्टर क्या करा है, इंट्रोड्यूस किया है। ओके बेटा, तो अपना क्लोनिंग वेक्टर का एक पोर्शन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।